हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो आज है मेरे साथ गौरी जर्मनी से बैचलर्स कर रही है। तो गौरी से पूछते हैं कि जैसे बैचलर्स करने कैसे आई इंडिया से। अगर आप आना चाहते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी इनके एक्सपीरियंस से। तो गौरी, सबसे पहले बताओ कि आप कब आए और अभी करंटली आप क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली स्पीकिंग मैं 2019 जनवरी में आई थी। अभी मैं एज अ सेट कि मैं बैचलर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंसेस की TU डार्मस्टाड में, जिसके कैंपस में बैठे हैं हम। अच्छा। यार तो 3 साल की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। 18 ईयर्स के थे जब आए थे और अब 20 स्टार्ट हो चुका है। वाह, तो 18 ईयर्स में मतलब कैसे डिसाइड कर लिया कि जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए। आई गेस जो भी लोग करियर ओरिएंटेड है वो रिलेट करेंगे। हाँ। कि जाना पड़ता है। और जर्मनी या चूज क्यों किया, तो वो तो है ही कि स्टडी फ्री थी। अच्छा जी, क्योंकि तुम बेसिकली कहाँ से हो इंडिया में? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में बोले तो लुधियाना से हूँ। हाँ, तो वहाँ तो कनाडा जाते हैं सब। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये था कि कनाडा ना, मतलब ऑफ कोर्स एक तो बहुत लोग जाते हैं, कुछ डिफरेंट करने का होता ही है सब में। और ऊपर से जब बेटर ऑप्शन अवेलेबल है और एट नेग्लिजिबल प्राइस, तो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। तो जब इंडिया में सोच लिया कि जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए, तो कैसे सारा प्रोसेस स्टार्ट किया? क्या क्या रिसर्च मतलब करी और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर जैसे आज कोई आना चाह रहा है तो उसके लिए? ऑफ कोर्स पहले तो रिसर्च की, अभी तो फिर थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आ गई जर्मनी को लेके। उस टाइम बहुत न्यू था, इट्स जस्ट बिन 3 इयर्स। तो उस टाइम ऐसा था कि ऑफ कोर्स पढ़ा कि ओके स्टडी फ्री है, तो ऐसा था कि कोई र्यूमर तो नहीं है। हाँ। क्योंकि थोड़ी टू गुड टू बी ट्रू लगती है बहुत बारी। अभी तक भी बताओ हम कि मतलब लिटरली बहुत कम पैसे में आप पढ़ सकते हो। 1-2 लाख में तो 3 साल की पूरी पढ़ाई हो गई। हाँ, और कई के बार 50-60 हज़ार में हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज की सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इतना कम है, सबको ऐसा लगता है फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यूज के लिए बना रहे हो ये सब। नहीं भाई, सच है। इसीलिए इन लोगों को पकड़ा है कि हमारा तो कोई यकीन नहीं कर रहा, तुम बता दो। हाँ, सो कैसे शुरू किया फिर? तो ऑफ कोर्स पहले तो जैसे आपने बोला टू गुड टू बी ट्रू लगता है। पहले तो पूरी कंफर्मेशन की, गूगल पे बैठे रहते थे। और मैं जो देख रहे हैं उनको बता दूं, गूगल पे ऑफ कोर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट DAAD.DE ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, जिसपे आपको बिल्कुल लाइक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस पे पढ़ा एंड ऑल। तो ऑफ कोर्स कंसल्टेंट के चक्कर में जाता बंदा, बिकॉज ये मेंटालिटी है कि कोई और हो बताने वाला। हाँ, कोई कर दे, एश्योरेंस हो। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स मैं उनसे पूछा एंड ऑल, गेट टू नो। पर उसके बाद पता लगा कि जर्मनी का प्रोसेस ही बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली, खुद से ही कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो बस वो कुछ नहीं, देखा कि हाँ, जब सोच लिया कि हाँ कर लेते हैं, बिकॉज कोई भी फैमिली से नहीं आया था जर्मनी, स्पेशली यूरोप में। तो लाइक ओके कर लेते हैं, हर चीज़ का एक फर्स्ट टाइम होता है। तो ऑफ कोर्स वो कर लिया। और मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स यूरोप में एक चीज़ आती है कि लैंग्वेज बैरियर होगा, या जो कि है जर्मनी में ऑफ कोर्स। मास्टर्स बहुत सारी इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल है जर्मनी में। बैचलर्स में भी कुछ कोर्सेज हैं इंग्लिश में, बट मोस्टली जर्मन में है। तुम्हारा भी कोर्स जर्मन में ही है, तो उसकी फिर लैंग्वेज और वो सब रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो क्या एग्जैक्टली वही मैं बोल रही थी कि जैसे हम वीजा की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मिनिमम मेरे टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, अब थोड़ी सी हायर हो गई है। बट वीजा से पहले तो यूनिवर्सिटी या फिर मतलब वो होना चाहिए ना, एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन के लिए ऐसा होता है वीजा रिक्वायरमेंट्स में, एक तो आपके पास जर्मन का A1 सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक फर्स्ट लेवल का, या आप वीजा के लिए अप्लाई करो उससे पहले भी, ताकि आपको यहाँ आके प्रॉब्लम ना आए अपने घर पहुंचने में ही एटलीस्ट। तो A1 का तो होता ही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो जो बैचलर्स के लिए आते हैं, बेसिकली बैचलर्स क्योंकि जर्मन में है, जर्मन में करना है, तो एक फैक्टर है कि क्या आप जर्मन सीख भी पाओगे। या तो जो फर्स्ट वीजा लगता है वो लैंग्वेज वीजा लगता है। अच्छा। या उसमें आपको यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर दिखानी होती है, बट वो कंडीशनल एडमिशन लेटर होती है, विद द कंडीशन कि आप एक तो जर्मन लेवल्स कर चुके होगे तब तक, एंड सेकंड थिंग इज आपको स्टूडेंट को लेके चाहिए होता। अच्छा। अब तो पहले मैं यहाँ पे मतलब क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं एकदम जो क्लूलेस स्टूडेंट इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहा है वैसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, स्टूपिड तुमको लगेंगे शायद। मान लो जैसे 13 ईयर वाली एजुकेशन का भी ऑप्शन है, किसी ने जैसे इंडिया से अगर अपना फर्स्ट ईयर कर लिया, फिर भी उनको लैंग्वेज तो चाहिए, बट स्टूडेंट कोलिग उनका स्किप हो जाएगा। तो उस केस में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इंडिया से क्या रहेगी? B1 B2 या फिर कम वाली भी चलेगी? पहली बात 13th क्लास का जो आप बोल रहे हो, एक तो चीज है कि कैम्ब्रिज का। हाँ। या जो लोग कैम्ब्रिज बोर्ड करके आते हैं, 2 ऑप्शंस हैं 13th के जिनको कंसिडर करते हैं, या तो आप
अपने कॉलेज में इंडिया में 1 साल किया हो हाँ। तो वो स्टूडेंट के लिए कैंसिल हो जाता है। अच्छा। या कई लोग कैम्ब्रिज बोर्ड में करते हैं। अच्छा। कैम्ब्रिज बोर्ड का लेवल इनकी एजुकेशन के इनके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी के अकॉर्डिंग मैच करता है, तो वो उसके बाद आपका स्टूडेंट को लेकर लेवल खत्म हो जाता है। बट साथ में जर्मन फिर इंडिया से ही करके आनी पड़ेगी। जर्मन ऐसा है कि मेरे टाइम पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो थी A1 की, और अच्छा। अब के देखें सिनेरियो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है A2 की। अच्छा, A2 हो गई है। ओके, उस सिनेरियो में। और कोई 12th के बाद आ रहा है तो उसको भी A1 है अभी कि A2? अब A2 हो गई है। अब A2 करके गोइथे का Okay. एग्जाम क्लियर करके तो अभी आप वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, तो लैंग्वेज कर ली बंदे ने 12th के बाद, और उसके बाद में फिर चलो आ जाओ कंडीशनल लेटर और स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन लेना पड़ेगा। जी, स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन वहाँ से मैंडेटरी नहीं है, बट कंडीशनल एडमिशन लेटर मैंडेटरी है। या तो उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ आने के बाद मेरे सिनेरियो में ऐसे था, और मैं भी अपने अकॉर्डिंग यही एडवाइस करूंगी कि वहाँ मिनिमम जो लिमिट है वो तो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब A2 है, बट जो भी आपका लैंग्वेज कोर्स है वो हो सके तो आप यहीं आके परस्यू कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो आता है इकोनॉमी का, क्योंकि वहाँ शायद थोड़ा ऑफ कोर्स चीपर रहेगा सीखना, बट मैंने जितना भी देखा है जो बच्चे यहाँ सीखते हैं बहुत फर्क है उनकी और इंडिया वालों की जर्मन में। एग्जैक्टली, वो तो क्योंकि नेटिव का फर्क पड़ जाता है, एक्सेंट का फर्क आ जाता है सीखने में। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी जो कंडीशनल लेटर देती है वो क्या रिक्वायरमेंट्स पे देती है? सिर्फ जो आपके 12th के मार्क्स है उसी पे आपको मिलता है एडमिशन? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कंडीशनल ऑफ कोर्स 12th के मार्क्स तो होने चाहिए। आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं होंगे तो थोड़ा वीजा में शायद उनको प्रॉब्लम लग सकती है कि आप यहीं पे सीरियस नहीं थे स्टडीज में। या और बाकी कहने की बात है, इसका ऑफ कोर्स ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, बट कंडीशनल इसलिए है बिकॉज 2 कंडीशंस हैं। एक तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज बैचलर्स में इंग्लिश में कोर्सेज बहुत कम होते हैं या आपके पास इतना चूज करने के लिए नहीं होता, बट जर्मन में बहुत सारी चूज करने के ऑप्शंस होते हैं। तो कंडीशन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास B2 तक जर्मन होनी चाहिए, B2 तक, और जब आप स्टूडेंट को लेकर करते हो तो आपको C1 तक होनी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए आपके पास C1 लेवल तक की जर्मन होनी चाहिए। ओके। अब जो बच्चे स्टूडेंट को लेकर स्किप हो जाता है, जिनका स्किप हो जाता है इन द सेंस चाहे वो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, या उनके पास एक एडवांटेज है कि उन्हें यहाँ के फाउंडेशन कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उनको अपने लैंग्वेज स्कूल से ही C1 करना पड़ता है, चाहे वो टेल्क C1 का पेपर दें या टेस्ट डाफ का दें या DAF का। अच्छा, और जब वो क्लियर होगा तभी आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हो। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्मन कोर्स के लिए। ओके। और 12th के बाद जैसे आप आ गए यहाँ कंडीशनल लेटर लेके, फिर जो ये स्टूडेंट कोलीग वाला जो प्रोसेस रहता है उसको कैसे, मतलब हाउ टू गो अबाउट इट? ओके, सो सबसे पहले जैसे वो अलग ही दुनिया स्टार्ट होती है एक, जब आपकी लैंग्वेज खत्म हो जाती है और स्टूडेंट को लेकर करना होता है, बिगर पिक्चर हो जाती है थोड़ी सी, सच दैट ऑफ कोर्स जैसे हम यूनिवर्सिटी और लैंग्वेज भी, मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ से पूछूंगी कि बंदा आ गया जर्मनी, अब उसने लैंग्वेज करनी है तो वो कहीं से भी कर सकता है कि जैसे कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जहाँ से स्टूडेंट कोलीग कर रहे हो वही लैंग्वेज करवाते हैं? वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो प्रोसेस। जी, फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेज कोर्स का बताती हूँ। मैंने अपनी लैंग्वेज की है ISL कोबलेंस से। अच्छा। ISL लैंग्वेज स्कूल कोबलेंस से। अब मैंने यही स्कूल से क्यों की? ऑफ कोर्स क्योंकि बर्लिन है, वो ज़्यादा एक्सेसिबल है, मार्केटिंग ज़्यादा है। मैंने इसलिए की बिकॉज मैंने उस टाइम पे सुना था, और आई गेस ये है भी सच, क्योंकि कुछ लैंग्वेज स्कूल्स के नेम पे वीजा लगता है। वो अच्छा। इसलिए बिकॉज क्योंकि उनको भी पता है कि कौन से स्कूल्स में एक्चुअली पढ़ाई हो रही है, या और कईयों में के स्टडी आवर्स बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मेरे लैंग्वेज स्कूल में प्रॉपर स्कूल के आवर्स थे, 6 आवर्स डेली 5 डेज अ वीक लैंग्वेज कोर्स था। और मैंने किया था सुपर इंटेंसिव कोर्स। उसमें होता है 6 वीक्स में एक लेवल खत्म। आपका एग्जाम होता है एंड देन यू गो टू द सेकंड लेवल। तो कितने टाइम में कर लिया था? मैंने 6 मंथ्स में कर लिया था B2 तक। अच्छा, उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट चलता रहता है? उसमें ब्लॉक अकाउंट, जी, लाइक अभी तो बढ़ गया है। जब मैं आई थी तो इट वाज 10,000 समथिंग, और आपको मंथली 720 मिलते थे उससे। तो बस वो यहाँ लैंग्वेज बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो तो है पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें। ठीक है, लैंग्वेज हो गई। अभी आते हैं स्टूडेंट कोलीग पे। जैसे मैंने बोला वो ऐसा है जैसे हम यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं इंडिया में या ये जर्मनी में, स्टूडेंट कोलीग भी वैसा ही है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम ज़्यादातर में B2 होना चाहिए लेवल, या बट कईयों में B1 भी चलता है। अच्छा, वही बात है कि ऑप्शंस कम हो जाते हैं। हाँ। तो उसमें आपका एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा। अभी हम बात कर रहे हैं 2 तरह के स्टूडेंट कोलीग होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। या जो हम पब्लिक की बात कर रहे हैं उसमें आपका एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, या आपका वो क्लियर होता है
तभी आपको यूनिवर्सिटी में सीट मिलती है स्टूडेंट कोलेग के लिए। अच्छा, किसी यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए स्टूडेंट कोलेग के लिए, फॉर एग्जांपल TU डार्मस्टाड का भी स्टूडेंट कोलेग होता है। अच्छा, या तो वो स्टूडेंट कोलेग के लिए आपको एडमिशन मिलती है, बट उसमें एक्चुअली ऐसा है जैसे हम इंडिया में कट ऑफ बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली रिजर्वेशन होती है। वो इसलिए बिकॉज इतनी इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल रखी हुई है कि 3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीपल फ्रॉम लैटिन अमेरिका, अच्छा, या 2 आर रिजर्व फॉर इंडियंस, ओके, या तो थोड़ी सी ऐसे 3 आर रिजर्व फॉर चाइनीज, हाँ, तो ऐसी थोड़ी रिजर्वेशन होती है। फिर कम है तो मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली तो इसीलिए पब्लिक में जिनका नहीं होता, या तो फिर वो वेट करें या नेक्स्ट टाइम दें एग्जाम, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है वीजा का, बिकॉज हमें हर साल वीजा एक्सटेंड करवाना होता है और वो हम पे पूरी कीन आए रखते हैं कि चल क्या रहा है। एंड सेकेंड फिर आते हैं प्राइवेट पे, फॉर एग्जाम्पल मी, तो मैंने एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मेरा लैंग्वेज खत्म हुआ था तो उस टाइम पे लेट हो गया था स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन फिल करने के लिए, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था, मैंने उसका एग्जाम दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, बट कमिंग ऑन टू प्राइवेट, मार्क्स नहीं आते ऐसे। कमिंग ऑन टू प्राइवेट स्टूडेंट कोलेग, उसके बाद मैंने 2-3 कंपैरिजंस किए, बिकॉज प्राइवेट में ऐसा है वो पेड होता है, यहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट ऑफ कोर्स टाइम सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम मेरे लिए, तो वो होता है अराउंड 4,000 to 5,000 यूरोस। और जो पब्लिक वाला है वो फ्री हो जाता है, वो फ्री हो जाता है जी। 4,000 to 5,000 यूरोस। लाइक फिर मैंने ढूंढा, थोड़ी रिसर्च की कहाँ पे करना चाहिए एंड ऑल, ट्रस्टवर्दी क्या है, तो देन 2 ऑप्शंस आए, एक था ड्रेसडन इज अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड सेकंड था हाले। अच्छा, ईस्ट जर्मनी का पार्ट है ये दोनों। तो फिर मैं आई वेंट फॉर ड्रेसडन, बिकॉज मुझे थोड़ा ऐसे था कि अभी ऑलरेडी ब्लॉक अकाउंट चल रहा था और कुछ टाइम रहता था अभी ब्लॉक अकाउंट का। स्टूडेंट कोलिग में आप लाइक लीगली यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते जी। लाइक लैंग्वेज टाइम पे आई वाज़न्ट अलाउड टू वर्क, स्टूडेंट कोलिग में फिर भी थोड़ा कर सकते हो आप। अच्छा। या बिकॉज उसमें फेरियन आती है और हमारी अलाउडमेंट्स पे लिखा होता है, फेरियन अच्छा। छुट्टियां आती हैं, हाँ, उस पर लिखा होता है कि आप छुट्टियों में काम कर सकते हो, बट वो पूरा एक्सपेंस नहीं कवर कर सकती प्राइवेट का। एग्जैक्टली। फिर मुझे ऐसे था कि मेरा जब तक ब्लॉक अकाउंट है, एक वो कुछ 6 महीने रहते थे, इसी में मैं स्टूडेंट को लेकर कर दूं ताकि मेरी एक्सपेंसेस निकल जाएं, इनको सेव करके। तो दिस इज हाउ आई पेड फॉर माय स्टूडेंट कोलेग। तो इसका कुछ ऐसे मिनिमम ड्यूरेशन होती है कि जितना जल्दी आप कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो? नहीं, ये ड्यूरेशन ऐसे होती है, कहीं ज्यादातर 1 साल का होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा था वो 8 मंथ्स का था। अच्छा। कई आएगा 6 मंथ्स के भी होते हैं, ओके, बट मैंने उनको कभी कंसिडर नहीं किया। ठीक है। तो 8 मंथ्स वाला अच्छा था, इट वाज हाफ इन ड्रेसडन हाफ इन मैग्देबर्ग। उसमें क्या क्या पढ़ाई करी और कैसे उसमें होता है? ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा, जैसे मैंने बोला, ब्यूरोक्रेटिक, बिकॉज बिल्कुल ही बेसिक, आई गेस 12th भी नहीं 10th का ही सिलेबस था। या बट तो बस वो करने के लिए कि 13th ईयर का एक एजुकेशन होना चाहिए, तो जी वो एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा इनके एज को मैच करने के लिए। या और उसके फिर एग्जाम्स वगैरह कितने होते हैं? जी उसके इंटरनल एग्जाम्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेती है, बट मेन जो हमें यूनिवर्सिटी क्लियरेंस के लिए क्लियर करना जरूरी है, जो गवर्नमेंट का होता है, दैट इज FSP, Feststellungsprüfung, मतलब एग्जाम। वो स्टेट का एग्जाम है, वो क्लियर होगा तभी वो लाइक लीगली आप एलिजिबल हो गए यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के लिए। ओके, तो 12th के बाद आ गए, लैंग्वेज कर लो, स्टूडेंट कोलिग कर लो, FSP एग्जाम दे दो, फिर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ पूछूंगी, आप आ गए यहाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी का कंडीशनल लेटर लेके उसी यूनिवर्सिटी में जाना जरूरी है कि मीनवाइल स्विच कर सकते हो किसी और में? ऑफ कोर्स स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपने कोर्स स्टार्ट भी कर दिया है ना उस यूनिवर्सिटी में, तो ऑफ कोर्स आप स्विच कर सकते हैं, क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा। या बट मेरे केस में ऐसा था, फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशनल एडमिशन लेटर थी येना यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी नहीं, आप कोर्स भी स्विच कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। येना में थी, बट मैंने TU डार्मस्टाड में लिया, बिकॉज जस्ट आप एनरोल कर दीजिए, आपको एडमिशन मिल गई, सो यू जस्ट गो फॉर इट। तो बेसिकली होता है, मेरे दिमाग में भी ऐसे एकदम हवा थी कि ये स्टूडेंट कोलिग पता नहीं क्या ही चीज़ है। आज मेरे को आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया, मतलब आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आई होप आप लोगों का भी हो गया। तो मतलब सही जर्नी रही आपकी। अब आप मतलब यहाँ से कर रहे हो बैचलर्स, तो कैसा चल रहा है, मतलब पूरा स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी फील आ रही है, मतलब फॉरेन में पढ़ के कितनी फीस वगैरह हैं, और यू नो पार्ट टाइम जॉब वगैरह उसका कैसे चल रहा है अभी आपका? तो अभी ऐसे चल रहा है कि बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी पढ़ते हुए। बैचलर शुरू होते ही पार्ट टाइम शुरू कर दिया होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है रुपीस और यूरोस पे दिमाग घूमता ही रहता है। तो ऐसा है कि मैं ऑफ कोर्स पार्ट टाइम स्टार्ट किया, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वो एक इमेज होती है कि आई गेस शायद
पर आवर जो काम करते हैं वहीं से स्टार्ट किया था हमेशा, तो वहीं पे काम किया। कोई बुरा नहीं है वो, अगर एकदम से अपनी फील्ड में नहीं मिल पा रहा है तो वो करने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप मेन ये देखो ना, आप अपने खर्चे खुद उठा पा रहे हो, कितनी प्राउड की बात है। जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कर लो। एग्जैक्टली, वहां से स्टार्ट किया तो उसके बाद बस फिर थोड़ा काम आता गया और यू गेट द अपॉर्चुनिटी। और पढ़ाई के साथ में हो जाता है मैनेज, मतलब आई एम श्योर यहाँ की पढ़ाई ऐसी ही बना रखी होगी कि बहुत ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ ही पा रहे हो। आई एम श्योर यहाँ हर कोई जो जर्मन्स हैं वो भी करते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो हो जाता है मैनेज। आप बताओ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो बहुत टफ है। अच्छा, बहुत टफ है। जो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स इसीलिए देते हैं ताकि वो थोड़ी देर भूल जाएं कि स्ट्रगल है। अच्छा, बिकॉज ऑनेस्टली क्योंकि आप लेक्चर्स तो अटेंड करने ही है, वो तो टाइम जाता ही जाता है, प्लस आप काम कर रहे हो वो भी पर आवर पे होता है, तो वो भी आपको काम टाइम जाता ही जाता है। उसके बाद खुद का भी पढ़ना होता है, तो ये टफ तो है काम करते हुए पढ़ना। बट जैसे कैसे मैनेज किया एक्सपेंस? जैसे मान लो कोई स्टूडेंट देख रहा है इंडिया से, उसको इतना फाइनेंशियली नहीं है वो स्ट्रॉन्ग, तो उसको मतलब अगर आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि जैसे ये स्टूडेंट को ली गई, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा करना, वो कवर करना, फिर ब्लॉक्ड अकाउंट, फिर जैसे मंथली एक्सपेंसेस और अपना खुद का जो भी यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह है वो सब ओवरऑल कैसे अगर कोई मैनेज करना चाहे तो क्या कर सकता है? मैनेजेबल की बात हो रही है तो फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को लेकर बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स 4,000 या 5,000 छोटी अमाउंट नहीं है। हाँ. और एज आई सेड कि मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पूरी फीस मैंने खुद से दी है। या ऑफ कोर्स बहुत टफ था, बिकॉज एक तो आपके लिए कंडीशन होती है कि करना ही है। हाँ. या तो ऑफ कोर्स टफ था करना, बट मैंने जैसे पार्ट टाइम काम किया। फॉर एग्जांपल ड्रेसडन में थी तो ड्रेसडन में किया, एंड जो एंडिंग सेमेस्टर था वो मार्गडेबर्ग में था। ऑफ कोर्स मैंने काम किया उस टाइम पे, रेस्टोरेंट्स में काम किया। या बट या हो गया, यू मैनेज्ड इट। और अभी जैसे क्या मंथली एक्सपेंसेस हैं और कितना तुम पार्ट टाइम से अर्न कर पा रही हो? फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम से अभी आई गेस बिकॉज थोड़ा सा टाइम हो गया है काम करते हुए, तो अच्छा पे स्केल मिल जाता है। तो आई गेस अराउंड आई एम अबाउट टू से दैट 1,000 यूरो तक बन जाता है। या 1,000 यूरो तक बन जाता है। अब वोनहाइम में रहती हूँ, टचवुड में मेरे पास एक बेनिफिट है। या मुझे कम पे करना पड़ता है अपना रेंट अपना रहने का, और उसमें अगर मैं एक्सपेंसेस डालूँ ग्रोसरीज के, और ओके अगर हम ये फीस को भी टाइलन कर दें, 50 यूरोस पर मंथ इज नॉट अ बिग डील। इफ यू कम हियर यू रियलाइज इट। एंड 50 यूरोस तो आई गेस अराउंड 400 और 500 में सब हो जाता है। तो बेसिकली 400-500 एक्सपेंस हो गए, उसके बाद में 1,000 यूरो अगर अर्निंग भी है, टैक्स में भी चला गया, स्टिल यू आर सेविंग समथिंग। तो अगर मान लो कि चलो ब्लॉक्ड अकाउंट का समहाउ मैनेज करके तुम पैसे लाई, उसके बाद में तुमने स्टूडेंट कोलीग में भी चलो नहीं हो पाया काम करना मैनेज, तो भी जैसे ही बैचलर शुरू होगी आई थिंक उसके बाद में अगर पार्ट टाइम करने लगोगे तो इवेंचुअली 3 साल के बाद में पूरा मतलब ब्रेक इवन हो जाता है ले दे के। सो आई थिंक वही चीज़ है कि जर्मनी में फीस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप ऑफ कोर्स पैसे बचा सकते हो और काम वाम करके, और मतलब अगर फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो भी आपको स्टडी अब्रॉड या फॉरेन आने का जो ड्रीम है वो आई थिंक फुलफिल हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहोगी लाइक सबको, कैसी लाइफ चल रही है और मतलब क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में बाहर आके पढ़ना चाहते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम फुल हार्ट जर्मनी इज़ रियली गुड टू स्टे टू स्टडी, ब्यूटिफुल कंट्री। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, कनाडा यूएसए भी जाते हैं ऑफ कोर्स, वो भी बहुत अच्छी होंगी, बट एक जब हमें घर थोड़ी वो होती है ना, तो जर्मनी हमारे लिए ये सोचना भी थोड़ा एक्सेसिबल है, बिकॉज हम इतनी भी दूर नहीं है। एग्जैक्टली, और टाइम डिफरेंस भी नहीं है। टाइम डिफरेंस भी इतना नहीं है। 8 घंटे की फ्लाइट है, इसका मतलब ये नहीं हम नहीं गए 3 साल में, नहीं टाइम होता जैसे मैंने बोला, बट ऐसा है कि पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे ऑफ कोर्स इंडिया से एक फॉरेन लैंड में आ रहे हैं सब लोग, और बहुत आई थिंक एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सब लोग 17-18 ईयर्स के जैसे होंगे तुम्हारे जैसे, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कोई ऐसा सजेशन जो मतलब उनको केयरफुली ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का?
दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो बहुत छोटी सी चीज़ है बट वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने जर्मनी से ही सीखा है। वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी पेपर वर्क करते हैं, यहाँ आने के बाद भी पैसे देते हैं, तो ज़रूर बिल्स संभाल के रखिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल मैंने जब मैं न्यू आई थी तो मैंने सुना था कि एकोमोडेशन का बहुत चक्कर हो जाता है, वो किसी को पे कर देते हैं, एकोमोडेशन नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ ऐसा तो वो स्कैम्स ना हो। और दूसरी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को लेकर मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे हमारे पास इंडिया में 11th-12th में मेडिकल नॉन मेडिकल होता है, वैसे यहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज में टी कोर्स होता है जो कि टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए होता है, नॉन मेडिकल, और एम होता है मेडिसिन के लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए। और मेरा एक्चुअली मेन एम था कि आई विल ट्राई टू गेट एडमिशन इन मेडिसिन, क्योंकि मेरे MBBS का थोड़ा पैशन था। तो आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट, इट्स वर्थ ट्राइंग। तो मैंने अपना स्टूडेंट कॉलेज था वो एम कोर्स में स्टार्ट किया था। तो वन थिंग जो मैंने सीखी है और आप सबको अभी आई होप मेरे थ्रू पता चल जाए, वो ऐसा है कि आप जब भी किसी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लें तो आप जैसे मैंने आपको बताया FSP एग्जाम होता है, फेस्टलुंग्सप्रूफुंग, वो बोला जाए तो सेंट्रल एग्जाम होता है या तो वैसे ही आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप जिस भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो स्टार्टलिश हो। स्टार्टलिश लाइक जैसे हम कहते हैं ना एफिलेटेड स्कूल है, वैसे एफिलेशन हो उनके पास स्टूडेंट कॉलेज की। बिकॉज उसके बाद प्राइवेट में हो सकता है स्कैम कि वो आपसे पैसे ले लें, आपको पढ़ा भी लें और उसके बाद बोले एग्जाम के लिए आप ढूंढ लीजिए। तो ये फिर बुरी बात है। आप पहले ही चेक कर लो जी, प्लीज ये चेक कर लीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी के साथ ये स्कैम हो। फॉर एग्जांपल मैं बता रही थी एम कोर्स का, बिकॉज रियली ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में मैंने सुना है, उनसे मिली हूँ कि फॉर एग्जांपल जब उन्होंने स्टूडेंट को ले किया, उन्होंने फॉर एग्जांपल एम कोर्स में ली एडमिशन, हाफ कोर्स के थ्रू में दे आर स्टडिंग देयर, और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि इस स्कूल में एम कोर्स एफिलेटेड ही नहीं है। और वो टी कोर्स में भी हो सकता है, किसी और स्कूल में, वो किसी भी कोर्स में हो सकता है, बट मेक श्योर कि वो एफिलेटेड स्कूल हो या उनको अलाउंस हो स्टूडेंट को ले करवाने की, नहीं तो कोई भी ट्यूशन खोल के शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। सो गाइज, आई होप गौरी का जो भी एक्सपीरियंस रहा है पूरा 12th के बाद आना यहाँ जर्मनी और पूरा प्रोसेस करना खुद से, और जो भी इन्होंने आपको समझाया, आई होप काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली और मुझे ही मतलब काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई। सो आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। तो गाइज़, अगर आपको जैसे गौरी से अगर और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। शी विल ट्राई टू हेल्प यू। और बाकी ये फिनेंशियल कंसल्टेंसी भी है, मतलब किसी के साथ में टाइप है, शी इज़ अ फिनेंशियल कंसल्टेंट। तो अगर आप जैसे ऑलरेडी यहाँ हो तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट फॉर दैट विथ हर। इनका इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हमने यहाँ लगा दिया है। तो थैंक यू सो मच। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और बाकी और भी वीडियोस हैं चैनल पे तो वो सब भी आप देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक यू।